तो कैसे हो छात्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ सफल सीरीज के अंतर्गत पार्ट 6। असल में इस सीरीज में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को लाए हैं जो कि 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। तो हमने क्या किया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसके खास क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले 25 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि 40/52 12/576 का एचसीएफ जो है यूक्लिड विभाजन विधि से करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से करना है। तो असल में यूक्लिड विभाजन जो होता है वो एक एचसीएफ निकालने की तकनीक है। एचसीएफ का मतलब होता है मौसा। क्या होता है? मौसा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इस विधि को हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो बड़ा संख्या है ना, उसको हम लोग को ए मान लेना है। क्या मान लेना है? बड़े संख्या को ए मानना है। तो 12,576 को क्या मान लिया? ए। और जो छोटा है उसको क्या मान लेंगे? बी। उसके बाद एक प्रमेय का हम लोग इस पर लागू करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये जो है ना, ये शर्त है 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी। ठीक है, यानी रिमाइंडर का जो मान होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज बी से छोटा होगा। बी का मतलब यहाँ पर क्या समझेंगे? भाजक। क्या समझेंगे? भाजक। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के सामने क्या बैठा दिए? 12,576। अब बी भाजक है यानी 40/52। इसको कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना? 420, यानी आर की जगह हो गया 420। सेकंड स्टेप को समझ। सेकंड में क्या करना है? हमेशा बी को लाना है। फर्स्ट स्टेप के बी को फिर सेकंड स्टेप में लाना है, फिर सेकंड स्टेप के बी को फिर थर्ड स्टेप में लाना है। यानी कि आपको इस बी को यहाँ पर फिर क्या बना देना है? भाज्य बना देना है। क्या बना देना है? भाज्य। तो देखिए यहाँ 40/52 क्या बन गया? अब भाज्य। अब रिमाइंडर से खिलाना है। देखिए किससे खिलाना है? रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर से कितना बार खिलाएंगे? 9 बार। बचेगा कितना? 272। अब फिर 420 को फिर लाना है और फिर रिमाइंडर से खिलाना है। देखिए 272 से फिर खिलाएगा एक बार में, तो बच गया कितना? 148। अब फिर 272 को लाना है। अब फिर किससे खिलाना है? आपको 148 यानी रिमाइंडर से खिलाना है। तो 148 गुना 1 बचेगा कितना? 24। फिर आपको किसको खिलाना है? 24 गुना 5, तो कितना बच जाएगा? 4। यानी कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 24 को लेके आ गया। अब रिमाइंडर से खिलाए तो 4 गुना 6 24। अब यहाँ जो बच गया रिमाइंडर वो क्या हो गया? 0। और जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब अब छोड़ देना है। उसके बाद देखना है कि किससे डिवाइड हुआ फाइनली। तो ये 24 जो हुआ 4 से हुआ, इसीलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 4। समझ गए बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते। क्वेश्चन नंबर 27 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है 96 404 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब वैसा गुणनखंड जिसका सभी संख्याएं अभाज्य में हो। किस में हो? अभाज्य में। अभाज्य का मतलब 2 में होना चाहिए, 3 में, 5 में, 7 में, 11 में, 13 में। इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य। तो देखिए 96 को तोड़ा गया किसमें? अभाज्य में। कैसे? तो 96 को जब आप तोड़ेंगे उसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। फिर इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। फिर इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। फिर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 6। तो कितना होगा? 2 पर पावर 5 और गुना कितना हो गया? 3। इसी प्रकार से 404 को भी 2 का स्क्वायर गुना 101। अब दोनों में क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या है कि 2 पर पावर 5 और दोनों में जो कॉमन आएगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसको ले लेना। एलसीएम में आपसे फिर से समझ लीजिए,
एलसीएम में क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन नंबर आएगा, कॉमन नंबर क्या आ रहा है इसमें 2, तो एलसीएम में क्या करना है, जो हाईएस्ट होगा, जैसे 2 का स्क्वायर भी है 2 का 5 भी है, तो आपको लेना क्या है 2 का 5 वाला, और बाकी जो बचेगा उसको भी ले लेना है, तो 3 भी ले लेंगे, 101 भी ले लेंगे। इसको जब गुना करेंगे तो आंसर आएगा 96 96। ठीक, अब एचसीएफ को समझिए। एचसीएफ में क्या करना है, तो एचसीएफ में जो कॉमन मिलेगा ना उसमें लो वाला लेना है। तो देखिए 2 पर पावर 5 था, 2 पर पावर स्क्वायर था, तो एलसीएम में लिए हाई वाला, तो एचसीएफ में लेना है आपको सिर्फ लो वाला, यानी 2 का स्क्वायर। अब बाकी नंबर को लेना ही नहीं है, जो इस दोनों में कॉमन आएगा उसमें लो वाले को लेना है। अब बाकी जो कॉमन आएगा ही नहीं उसको नहीं लेना है, तो इसमें केवल 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा था, इसीलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 4। समझ गए आप? चलिए, या फिर इसको देखिए, इसमें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एलसीएम, तो एलसीएम में क्या है, लो है, तो लेना है क्या, हाई, यानी हाई कॉमन लेना है। एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ में क्या है, हाई है, लेकिन लेना क्या है, लो वाला लेना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए। ठीक, अब अगर समझ गए तो इसी में एक प्रश्न को आप समझ इस तरह से एक क्वेश्चन आप इसको हल कर सकते हैं। स्टार देके हमने दे दिया 6, 72, 120 का एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि 38, 25 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको सिर्फ आपको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देना है। जैसे 38, 25 है, इसको जब 3 से खिलाएंगे आप तो 3 एकम 3, 3 दुगुना 6, और बचेगा कितना, 3 एकम 3 खा जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से खिलाएंगे तो 425 बार में। अब ये 425 को 5 से खिलाया गया तो कितना बार में, 85 बार में। 5 को फिर 17 से खिलाएंगे तो कितना हो गया, 5 को जब डिवाइड करेंगे 85 को तो 17 बार में आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। समझ गए आप सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि एचसीएफ 306, 6, 57 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306, 57 ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया क्या है, दिया है एचसीएफ 306, 9, एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला होता है, एक फार्मूला होता है एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी बराबर ए गुना बी। इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर बनाया गया 306 गुना 657 अब बटे एचसीएफ 306 57 का, 306 गुना 657 अब बटे इसका एचसीएफ कितना दिया था 9, 9 से इसको खिला दिया, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, 306 को जब 73 से गुना करेंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 30 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा ही है इसमें। ठीक, इस क्वेश्चन में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या का मतलब 1, 2, 3 संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्राकृत संख्या इसके ऊपर लगाया जाए, यानी 6 पर पावर 1 तो कितना हो जाएगा 6, 6 पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा 36, 6 पर पावर 3 तो कितना हो जाएगा 216। तो इस प्रश्न पूछ रहा है कि क्या n पर कोई ऐसा मान भी होगा जो ये नंबर कभी जाकर 0 पर खत्म होगा। समझे? तो इस बात को याद रखिएगा, इस पावर पर कुछ भी आप मान रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4 कुछ भी रखेंगे और उसका पावर को जब तोड़ेंगे तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, ये बात सत्य है, लेकिन आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, यानी जांच करके दिखाना है कि 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको पूछ रहा है कि क्या हो सकती है, तो पहली बात तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको बताना है कि वो क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए, तो हमने यहाँ क्या किया, मान लिया कि माना कि n के लिए 6 पर पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त होती है, मान लिया। ठीक, तो अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होगी। आप समझ सकते हैं, जैसे 10 5 से विभाज्य, 20 5 से विभाज्य,
30 लास्ट में शून्य है तो 5 से विभाज्य, 40 लास्ट में शून्य है तो 5 से विभाज्य। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका लास्ट में शून्य हो और वो विभाजित ना हो। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य है तो संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। ठीक, जब हमने माना कि शून्य पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य होंगे। ठीक, आगे देखिए, अर्थात 6 पर पावर n अंक के अभाज्य गुणनखंड 5 भी होगा। जब अगर शून्य से समाप्त हो गया कोई संख्या तो 5 से विभाज्य होगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है, उसका जब अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो उसका एक नंबर 5 भी होगा। जैसे 30 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक संख्या 5 भी आएगा जो उस 30 को काटेगा। ठीक, लेकिन यहाँ यह संभव नहीं है। देखिए क्यों नहीं है भाई, जब 6 पर पावर n अंक को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 पर पावर n लिख सकते हैं। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 और किस में आ रहा है, 3 में। यानी कि 6 पर पावर n अंक के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है। केवल क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। जबकि आपने यहाँ पर क्या माना कि जब शून्य पर खत्म होगी तो क्या आ रहा है, 5 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आया, केवल 2 और 3 आया। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने माना ही क्या था, गलत था। तो यही बात यहाँ पर लिख दिया गया। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 6 पर पावर n अंक के गुणनखंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें 6 पर पावर n अंक, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। समझ गए, क्योंकि हमने माना गलत था, इसीलिए यहाँ पर आपका आया भी क्या, गलत। ठीक है, यानी कि 6 पर पावर n शून्य अंक पर समाप्त होती है मान लिया था। तो जब मानेंगे तो इसका गुणनखंड 5 भी होना चाहिए, लेकिन 5 तो है नहीं। ये किस पर समाप्त हो गया, 2 और 3 पर। अतः ये निष्कर्ष निकालता है कि 6 पर पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। हम इसी तरह से फिर नेक्स्ट पार्ट लाएंगे एनसीईआरटी के 2 नंबर वाले प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर वेट करें। धन्यवाद।